नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 1 रुपए की डकैती पार्ट 2। बाहर देवराज चौहान मौजूद था। भीतर की सारी बातें सुन रहा था। कल भी सुनी थी। वह समझ गया कि हर रोज होने वाली बातों का मुद्दा एक ही था कि तीनों बेटियों की शादी, परंतु पास में एक की शादी के लिए भी पैसा नहीं था। इसी बात को लेकर घर में कलेश पड़ा रहता था, जो कि आए दिन बढ़ता जा रहा था। देवराज जानता था कि चमन लाल को इस बात का पूरा एहसास था कि बेटियों की शादी के लिए ढेर सारी दौलत का इंतजाम नहीं कर पाएगा। उसके बाहर आने का आभास पाकर देवराज चौहान एक तरफ सरक गया। चमन लाल उसके देखते ही देखते बाहर निकला और पांव पटकने वाले अंदाज में आगे बढ़ गया। अंधेरे के कारण देवराज चौहान को नहीं देख पाया। देवराज चौहान अपनी जगह से हिला और चमन लाल पर निगाहें टिकाए कुछ दूर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। चमन लाल जलता भुनता अपने आप में कलपता फुटपाथ पर आगे बढ़ा चला जा रहा था। विस्की का हाफ खत्म हो गया था, परंतु नशा सिर पर जरा भी सवार नहीं हुआ था। पार्वती की बातों ने सारा नशा उतार दिया था। वह जानता था कि पार्वती ठीक कह रही है, लेकिन वह भी क्या करे, मजबूर था। उसका बस चलता तो तीनों बेटियों की शादी एक ही दिन में कर देता, लेकिन पैसे के नाम पर बिल्कुल खाली था चमन लाल। जवानी के दिनों में कभी इस वक्त के बारे में सोचा भी नहीं था, तभी तो आज भुगतना पड़ रहा था। 3 जवान बेटियां सिर पर सवार थी और पैसा एक के ब्याह के लिए भी नहीं था। चमन लाल ने सिर को झटका दिया, जेबी टटोली, परंतु विस्की के लायक पैसा जेब में नहीं था। 1-2 दिन में तनख्वाह मिलने वाली थी, जेबें खाली हो चुकी थी। रो धोकर जेब से इतना ही निकला कि देसी का अद्धा खरीद सके। दुकानें तो बंद हो चुकी थी, लेकिन चमन लाल जैसे इंसान को दुकान से क्या लेना देना। वह ऐसे 10 ठिकानों को जानता था जहां से आधी रात को भी पीने के लिए माल हासिल कर सकता था। मन ही मन उसने फैसला किया कि देसी का पूरा अद्धा पीकर ही घर पहुंचेगा। तभी ब्रेकों की आवाज उसके कानों में पड़ी। पास ही किसी कार के रुकने का एहसास हुआ। पल भर के लिए चमन लाल ने फुटपाथ पर ठिठक कर गर्दन उस तरफ घुमाई। कार में देवराज चौहान मौजूद था और डोम लाइट ऑन थी। दोनों की निगाहें मिली। देवराज चौहान मुस्कुराया और उसने कार का दरवाजा खोला और पास आने का इशारा किया। चमन लाल की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान ने पुनः इशारा किया। कार वाले मेरे रिश्तेदार कब से होने लगे? होठों ही होठों में बड़बड़ाता चमन लाल आगे बढ़ा। आओ, भीतर बैठ जाओ। उसके पास पहुंचते ही देवराज चौहान मुस्कुराकर बोला। भीतर? मैं? हाँ। क्यों भाई? चमन लाल की नजरें देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। मुझे शहर की सैर कराने का इरादा है क्या? ऐसा ही समझ लो। ना भाई, मेहरबानी। चमन लाल दोनों हाथ हिलाकर बोला। उम्र बीत गई इस शहर की सैर करते करते, परंतु आज तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि सोच सकूं लोग इस शहर में घूमने क्यों आते हैं। तुम ही सैर करो। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हें खबर नहीं कि 1-2 जगह ऐसी भी हैं जो तुमने अभी तक नहीं देखी। बैठो। चमन लाल ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तुम्हें पक्का पता है कि वो जगह मैंने नहीं देखी? हाँ, पक्का पता है। तो भाई उस जगह के बारे में बता दो, फुर्सत मिलते ही मैं देख लूंगा। कष्ट मत करो, मैं खुद ही तुम्हें वहां। भाई मेरे, चमन लाल ने उसे गहरी निगाहों से देखा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता। पहले तो मूड खराब हो गया, सारी उतर गई, अब फिर पीने का प्रोग्राम बना रहा हूं। और तुम? चमन लाल के शब्द अधूरे रह गए। देवराज चौहान ने सीट के नीचे हाथ डालकर विस्की की बोतल निकालकर सीट पर रख दी। सील बंद। चमन लाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम्हारे लिए। कार में बैठ जाऊं? देवराज चौहान की सहमति से सिर हिलाने पर चमन लाल फौरन खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश हुआ और सीट पर पड़ी बोतल को थामते हुए दरवाजा बंद कर लिया। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। चमन लाल कांपते हाथों से बोतल की सील खोलने लगा। तुम शराब खरीदने के लिए जेब से पैसे निकालकर गिन रहे थे? देवराज चौहान बोला। तुम देख रहे थे? बोतल का ढक्कन खोलकर चमन लाल बोला। हाँ, बहुत तेज नजरें और दिमाग है तुम्हारा। हंसकर कहने के साथ ही चमन लाल ने बोतल होठों से लगाकर घूंट भरा। कितना बुरा वक्त होता है जब शराब खरीदने के लिए रेजगारी गिनने की जरूरत पड़ जाए। ठीक कहते हो। दूसरा घूंट भरने के बाद चमन लाल ने देवराज चौहान को देखा। विस्की बढ़िया है,
तुम कौन हो? मेरे बारे में पूछने का ख्याल बहुत देर से आया। देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहते हुए एक हाथ से स्टीयरिंग थामे सिगरेट सुलगाई, कश लिया। मैं तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर सकता हूँ चमनलाल। चमनलाल? तीसरा घूंट भरते हुए चमनलाल बेहद शांत स्वर में बोला, मेरा नाम भी जानते हो? विस्की की बोतल भी हाथ में थमा दी और कार पर सैर भी करा रहे हो। कौन से जन्म के रिश्तेदार हो? इस जन्म का। रिश्तेदारी कब से कायम हो गई? अभी हो जाएगी। देवराज चौहान मुस्कुराया। चमनलाल पूरी तरह होश में था। उसने चुपती निगाहों से देवराज चौहान को देखा। और तुम मेरी सारी मुसीबतें दूर कर सकते हो? हाँ। वैसे मैं किस मुसीबत में फंसा हूँ? चमनलाल की आवाज में व्यंग उभरा। अगर तुम्हारी मेरी रिश्तेदारी कायम हो जाए तो तुम एक ही वक्त में अपनी तीनों बेटियों की शादी कर सकते हो और बुढ़ापे के लिए 4 पैसे भी अपनी जेब में मौजूद पाओगे। चमनलाल चौंका। मुंह खोले देवराज चौहान को देखता रह गया। क्या बोला तुमने? तुम कैसे जानते हो कि मेरी 3 बेटियां? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, देवराज चौहान स्थिर लहजे में कह रहा था। बेटियों को लेकर तुम और तुम्हारी बीवी परेशान है कि पास में एक पैसा नहीं, ऐसे में उनकी शादी कैसे होगी। बेटियां अलग परेशान है कि उम्र हो चुकी है और अपना भविष्य उन्हें नजर नहीं आ रहा। चमनलाल गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखता रह गया। कार ड्राइव करते देवराज चौहान ने शांत निगाहों से उसे देखा। तुम यह सब कैसे जानते हो? ऐसा सवाल मत पूछो जिसका जवाब ही न मिले। मेरी बीवी ने तुम्हें बताया? तुम्हारी बीवी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। मेरी किसी बेटी ने? मैंने आज तक तुम्हारी किसी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। चमनलाल ने हाथ में पकड़ी विस्की की बोतल से घूंट भरा। तो फिर तुम्हें यह सब बातें किसने बताई? इन बातों को बाहर का कोई भी आदमी नहीं जानता। मुझे कुछ भी किसी ने नहीं बताया, सब कुछ मैंने खुद जाना है, कष्ट लेते हुए देवराज चौहान ने कहा। तुम अक्सर घर में बीवी से और बीवी तुमसे इसी बात पर झगड़ा करती है और मैंने बाहर से सब कुछ सुना, 2-4 दिन सुना। चमनलाल की आंखें सिकुड़ी। क्यों? इसके साथ ही उसने घूंट भरा। मैं देखना चाहता था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मालूम हुआ कि है। तुमने तीनों बेटियों की शादी करनी है और पैसे की सख्त जरूरत है जो कि मेरे पास है। देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। और मुझे किसी काम में तुम्हारी जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकते हैं। चमनलाल मन ही मन सतर्क हो उठा। जो भी हो, कोई खास शरीफ आदमी वह भी नहीं था। मीर सिंह चावला जैसे इंसान के यहाँ काम करता था और मीर सिंह के यहाँ काम करने वाले बेवकूफ तो हो नहीं सकते थे। अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को मीर सिंह चावला ने सख्त आदेश दे रखा था कि हर तरफ से सतर्क रहें और बाहरी अनजान आदमियों से वास्ता न रखें। भारी गड़बड़। चमनलाल ने घूंट भरा और लापरवाही भरी नजरों से देवराज चौहान को देखा। जरा खुलकर समझाओ। चमनलाल का लहजा स्थिर था। सब कुछ तो बता दिया, अभी भी नहीं समझे? देवराज चौहान ने कश लिया। समझ तो गया हूँ, लेकिन फिर से समझने का मन कर रहा है। चमनलाल हौले से हंसा। तुम मेरी तीनों लड़कियों की शादी के लिए पैसा दे सकते हो। तीनों की डोली एक ही बार में उठ सकती है। ठीक समझे। देवराज चौहान ने कार ड्राइव करते हुए हौले से सिर हिलाया। लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि मैं तुम्हारी क्या जरूरत पूरी कर सकता हूँ। मामूली काम है, वही तो जानना चाहता हूँ। कष्ट लेकर देवराज चौहान ने सिगरेट खिड़की से बाहर उछाली और शांत स्वर में बोला, तुम मीर सिंह चावला के यहाँ काम करते हो? हाँ, सफाई कर्मचारी हूँ। सफाई करनी है क्या? करनी है। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। सफाई करोगे? किसकी? चमनलाल ने घूंट भरकर अजीब सी निगाहों से उसे देखा। कार वाले हो, ऊपर की सोचो, कोई बड़ा काम करो। सफाई जैसा काम? सफाई का काम सब करते हैं, लेकिन अंदाज अपना अपना होता है। देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। कोई फर्श की सफाई करता है तो कोई किसी और चीज की। क्या मतलब? मतलब छोड़ो। तुम मीर सिंह चावला के यहाँ 10 सालों से काम कर रहे हो। वहाँ का जर्रा जर्रा तुम्हें जानता होगा। मीर सिंह पर भी तुम्हारा विश्वास ठीक ठाक तरह से जमा हो चुका होगा। चमनलाल ने घूंट भरा, हौले से सिर हिलाया। ठीक कहते हो, मुझे मीर सिंह के यहाँ काम पर लगवा दो। काम पर? चमनलाल चौंका। हाँ, देवराज चौहान ने चमनलाल को देखा। किसी भी तरह के काम पर, लेकिन मेरी ड्यूटी बंगले के भीतर होनी चाहिए।
चमन लाल अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। तुम मीर सिंह के यहाँ काम करोगे? देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन मीर सिंह जैसे खतरनाक इंसान को नए नौकर रखने या नौकर बदलने की आदत नहीं है। उसके यहाँ नौकरी मिलनी जितनी कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन नौकरी छोड़ना है, चमन लाल ने कहा। उसके यहाँ जितने भी काम करने वाले हैं सब पुराने हैं। मीर सिंह को नए लोग पसंद नहीं आते। तुम अपनी तीनों लड़कियों की शादी कराना चाहते हो? देवराज चौहान का स्वर सपाट हो गया। हाँ, बुढ़ापे के लिए 4 पैसे पाना चाहते हो? क्यों नहीं, क्यों नहीं, चमन लाल ने घूंट भरा। तो फिर मुझे मीर सिंह के बंगले के भीतर काम पर लगवाना ही होगा, तभी तुम्हारा काम बन सकता है। चमन लाल की निगाह देवराज चौहान पर टिकी रही। देवराज चौहान भावहीन चेहरे के साथ कार ड्राइव कर रहा था। चमन लाल विस्की का घूंट भरते हुए कह उठा, विस्की बहुत उम्दा है। खैर, एक बात का जवाब तो दो। क्या? मीर सिंह के यहाँ नौकरी करके वहाँ क्या गड़बड़ करना चाहते हो? चमन लाल के होठ सिकुड़ गए। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं वहाँ गड़बड़ करना चाहता हूँ? देवराज चौहान बोला। मैं सब समझ रहा हूँ, जवाब दो मेरी बात का। मैं तुम्हारी तीनों बेटियों की शादी के लिए दौलत दे रहा हूँ, तुम्हारे बुढ़ापे के लिए पैसा दे रहा हूँ। यह सब यूं ही नहीं कर रहा, इसकी कुछ तो वजह होगी। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैं वही वजह जानना। तुम सिर्फ वह बात जानो जो तुम्हारे काम की हो। नाम क्या है तुम्हारा? सुरेंद्र पाल। क्षणिक सोच के बाद देवराज चौहान ने फर्जी नाम बताया। चमन लाल ने विस्की की बोतल से घूंट भरा, फिर बोला, बहुत खतरनाक काम तुम बता रहे हो। मीर सिंह के यहाँ धोखाधड़ी करने का मतलब है मौत। मीर सिंह ऐसे को जिंदा नहीं छोड़ता जो उसकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, और तुम मुझे ऐसा करने को। मैं तुम्हें कुछ भी करने को नहीं कह रहा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में उसकी बात काटी। मैं तो तुम्हें यह कह रहा हूँ कि अगर तुम अपनी तीनों बेटियों की शादी करना चाहते हो, कुछ पैसा अपने बुढ़ापे के लिए बगल में दबाकर रखना चाहते हो, तो मुझे कर्मचारी के तौर पर मीर सिंह के बंगले के भीतर किसी तरह किसी भी काम पर लगा दो। नहीं लगा सकते तो इनकार कर दो। इनकार तो मैंने आज तक अपने बाप को भी नहीं किया, फिर तुम्हें कैसे करूँगा? लेकिन काम भारी खतरे वाला है। तुम्हें मीर सिंह के यहाँ सेट कराने के लिए कई दांव पेच लगाने होंगे, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इस बात को आनन फानन तय नहीं किया जा सकता, सोचने के लिए वक्त चाहिए। मुझे कोई जल्दी नहीं है, जितना वक्त चाहते हो ले लो। 2 दिन तो चाहिए ही। ठीक है, मैं तुमसे तीसरे दिन मिलूंगा। कहाँ? चिंता मत करो, यह काम मेरा रहा। कहते हुए देवराज चौहान ने साइड में कार रोक दी। मैं जाऊं? चमन लाल की आंखों में अब स्पष्टता नशा झलकने लगा था। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। यह बोतल साथ ही ले जाओ। खुली बोतलों में मेरी कभी दिलचस्पी नहीं रही। चमन लाल हौले से हंसते हुए कार से बाहर आ गया। रुको, चमन लाल ठिठका। देवराज चौहान ने डैशबोर्ड के खाने में से 100 की गड्डी निकालकर खिड़की से उसकी तरफ बढ़ाई। यह क्या? चमन लाल ने अंधेरे में फैली मध्यम रोशनी में गड्डी को देखा। 10,000 है, रख लो। बच्चों के लिए मिठाई लेते जाना। देवराज चौहान हौले से मुस्कुराया। चमन लाल ने हंसकर 100 की गड्डी को लेते हुए मुट्ठी में खींच लिया। यार, तुम तो ग्रेट हो। मैं परसों मिलूंगा। चमन लाल दांत फाड़ता हुआ बोला। वैसे यह गड्डी मिठाई के लिए है ना? एडवांस तो नहीं? मैं एडवांस नहीं, पूरी रकम देने में विश्वास रखता हूँ। जब हाँ करोगे मिल जाएगी। यह मिठाई के लिए ही है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। चमन लाल होठ सिकोड़े जाती कार को देखता रहा, फिर विस्की की बोतल से तगड़ा घूंट भरकर हाथ में पकड़ी 100 की गड्डी को देखते हुए बड़बड़ाया। पट्टा दाना डाल गया। तीसरे दिन जब चमन लाल मीर सिंह चावला के यहाँ से अपनी ड्यूटी खत्म करके शाम को 6 बजे करीब बस स्टॉप पर खड़ा हाथ में पकड़े छोटे से लिफाफे में से चने निकाल कर दाना दाना मुंह में डालकर वक्त बिताने की खातिर चबा रहा था, बेचने वाला 1 रुपए के ताजा चने कहकर उसे टिका गया था, जबकि वह 20 दिन पुराने थे। अगर चमन लाल के दांत कड़क न होते तो उसके दांत टूट रहे होते। खैरियत थी कि अभी तो चने ही टूट रहे थे, दांतों के बीच फंसकर। तभी ठीक सामने कार रुकी। चमन लाल को कार पहचानी सी लगी। जरा सा झुककर देखा तो स्टीयरिंग सीट पर बैठा देवराज चौहान उसे ही देख रहा था। चमन लाल की आंखें चमक उठी। उसने दांत फाड़े। अगले ही पल भूखे कुत्ते की तरह झपटता हुआ आगे बढ़ा
और डोर खोलकर भीतर बैठ गया। हौले से हंसा। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। मैं तो कल से ही तुमसे मिलने को बेचैन था, चमन लाल बोला। क्यों? लड़कियों की शादी करनी है ना, और तुम मेरे रिश्तेदार, मेरे खैर खा। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर चमन लाल को देखा। चमन लाल दांत फाड़कर मुस्कुराया। आज खाली खाली छोले खा रहे हो? हाँ, छोले। चमन लाल हंसा। लेकिन अब ठीक है, छोलों के साथ विस्की तो तुमसे काम की बात करो। देवराज चौहान ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से सिगरेट सुलगा ली। जो बात मैंने कही थी उसके बारे में सोचा? सोचा क्या, फैसला भी कर लिया। चमन लाल ने मुस्कुराकर पहलू बदला। मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी करने को तैयार हूँ। पैसा तुम्हारा, मामला खतरे का है, लेकिन मजबूरी है। मुझे कैसे मीर सिंह के यहाँ टिकाओगे? देवराज चौहान ने कश लिया और कार सड़क के किनारे रोक दी। टिका दूंगा, मैंने सारा मामला कल ही तय कर लिया था। चमन लाल कुछ गंभीर सा हो गया। कल मैंने मीर सिंह से इस बारे में बात की थी। मीर सिंह से मिला था मैं। देवराज चौहान की चमन लाल के चेहरे पर टिकी निगाह सिकुड़ गई। मीर सिंह से मिले? हाँ, मेरे काम के सिलसिले में। चमन लाल ने सहमति में सिर हिलाया, फिर कह उठा। मैंने मीर सिंह को अपनी बरसों की सेवा की दुहाई देकर कहा कि अब मेरी सेहत नहीं मानती, तबीयत खराब रहती है। अगर मेरी जगह वह मेरी बहन के लड़के को सफाई के लिए रख लें तो उसकी बहुत मेहरबानी होगी। कहते हुए चमन लाल ने गहरी सांस ली। मुझे आशा भी नहीं थी कि मीर सिंह जैसा हरामी मेरी बात मान जाएगा। कल साला मूड में था, किसी काम में तगड़ा फायदा हुआ था। जवाब में सिर्फ इतना कहा उसने कि तुम्हारी बहन के लड़के की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, उसे समझा कर लाना। तनख्वाह मेरे से 1000 कम, यानी कि 4000 मिलेगी। देवराज चौहान की निगाह कुछ और सिकुड़ी। तो तुम वहां नौकरी नहीं करोगे? करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बेटियों की शादी करना, और वह तब होगी जब तुम्हें मीर सिंह के बंगले के भीतर नौकरी पर लगवा दूँ और खुद तुमसे दौलत लेकर इस शहर को छोड़ दूँ, क्योंकि तुम्हारा इरादा कुछ ठीक नहीं है। गड़बड़ तो करोगे ही, और ऐसा होते ही मीर सिंह मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक गड़बड़ हो गई। क्या? गलती से मेरे मुंह से तुम्हारा सही नाम निकल गया। सुरेंद्र पाल, यही बताया था ना तुमने? कश लेकर देवराज चौहान ने खिड़की से बाहर देखा। शाम का वक्त होने के कारण ढेरों वाहन आ जा रहे थे। इंजनों का शोर कानों के पर्दे फाड़ देने पर आमादा था। मीर सिंह और क्या बोला? कुछ नहीं। चमन लाल चने का दाना उछालकर मुंह में डालता हुआ बोला। वह कम ही बात करता है, काम की बात करता है। अब यह मेरे ऊपर है कि मैं तुम्हें अपनी बहन का लड़का सुरेंद्र पाल कहकर कब उसके पास ले जाऊं। उसे तुम्हारी किसी बात पर शक तो नहीं हुआ? क्या बात करते हो, इतनी तो अक्ल रखता हूं। चमन लाल दांत फाड़कर कह उठा। देवराज चौहान ने कश लिया, बोला कुछ नहीं। अब कम से कम 2 लाख तो एक की शादी के लिए दोगे ही। काम चलाऊ शादी हो जाएगी, 3 का बना 6 लाख। बाकी देख लो, मेरे बुढ़ापे के लिए जो देना चाहते हो दे दो। देवराज चौहान ने चमन लाल को देखा। मुझे मीर सिंह चावला के यहाँ कब ले जाओगे? पहले मैं पैसा लूंगा, जिस दिन पैसा लूंगा उससे अगले दिन ले चलूंगा। देवराज चौहान की आंखों में सख्ती उभरी। अगर किसी तरह की गड़बड़ की तो? क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? चमन लाल उसकी बात काटकर मुंह बनाते हुए कह उठा। गड़बड़ की गुंजाइश ही कहाँ बची है? तुम मेरी बेटियों की शादी के लिए पैसा दे रहे हो, ऐसे में मैं तुम्हारा बुरा क्यों करूंगा? इतना तो बता दो कि कितनी रकम दोगे। मेरे बुढ़ापे के लिए कितना पैसा देने के लिए सोचा है? कल मालूम हो जाएगा। कल पैसा दे दोगे? चमन लाल ने खुशी से सूखे होठों पर जीभ फेरी। हाँ। कितना दोगे? बता दो, कम में सौदा नहीं करूंगा। पहले मिलने वाला माल देख लेना, उसके बाद ही कुछ कहना। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। मतलब कि वाह वाह माल होगा? चमन लाल ने दांत फाड़े। उतरो अब। लेकिन कल हमारी मुलाकात कहाँ होगी? चमन लाल की आवाज में बेचैनी सी भर आई। मैं तुमसे खुद मुलाकात कर लूंगा, देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। पक्की बात कर रहे हो ना? चमन लाल कार का दरवाजा खोलते हुए व्याकुल सा कह उठा। हाँ, मैं पक्की ही बात करता हूँ। बाहर निकलकर चमन लाल ने कार का दरवाजा बंद किया और झुककर बोला। कल नोटों के साथ मिलना जरूर, फुर मत हो जाना। मिलूंगा, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। सिगरेट खत्म होने पर थी।
कष्ट लेकर देवराज चौहान ने उसे खिड़की से बाहर उछाल दिया। मीर सिंह के बंगले के भीतर पहुंचना सबसे अहम बात थी। इस दिक्कत को चमनलाल दूर करने जा रहा था। सब ठीक था, कहीं कोई गड़बड़ या फिर शक जैसी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी जाने क्यों देवराज चौहान को कुछ खटक रहा था। क्या खटक रहा था, यह बात उसके मस्तिष्क में साफ नहीं हो पा रही थी। बेवजह की शक की सुई उसके मस्तिष्क में चुभन सी पैदा कर रही थी। मीर सिंह चावला, उम्र 50 बरस, कद काठी सामान्य। शुरुआती तौर पर उसका चेहरा देखकर यह एहसास अवश्य होता है कि यह आदमी कुछ ठीक नहीं है, परंतु यह सोच पाना कि सामने वाला कभी रहा अंडरवर्ल्ड डॉन मीर सिंह चावला है असंभव था। ऐसा था मीर सिंह का व्यक्तित्व। 5.5 फीट लंबाई, छाती कसी हुई अवश्य थी, परंतु शरीर के बाकी हिस्से में कोई खास बात नहीं थी। उसकी चाल ढाल में आमतौर पर सुस्ती ही देखने को मिलती थी। मीर सिंह हर दर्जे का क्रूर बेरहम था। उसका भीतरी व्यक्तित्व उन जुनूनी लोगों जैसा था जो तड़प तड़प कर होती मौत को देखकर जहनी तौर पर सुकून हासिल करते थे। बीवी नहीं, बच्चा नहीं, परिवार नहीं, अपने लिए जीना, अपने लिए मरना। जब अमन होता तो एक से एक खूबसूरत कहर ढाती युवती उसकी एक रात की बीवी बनने को तैयार हो जाती, परंतु ऐसा कम ही होता था। महीने में एक आध बार ही कोई हसीन चेहरा मीर सिंह के बेडरूम की शोभा बढ़ाता। औरतों से ज़्यादा दिलचस्पी उसकी खून खराबे में रहती, जो कि आजकल लगभग बंद सा था। शराफत से आराम से बीत रही जिंदगी कभी कभार उसे खलती कि कोई हंगामा होना चाहिए, लेकिन खामखा का कोई हंगामा पैदा करने के हक में वह भी नहीं था। कठिनता से कानून की निगाहों में खुद को साफ कर पाया था कि अब वह शराफत की जिंदगी बिता रहा है। वह जानता था कि कानून दोबारा उसके पीछे पड़ गया तो खैर नहीं। कानून की इतनी ही मेहरबानी काफ़ी थी कि बीते वक्त की सारी खता माफ़ कर दी थी। यह जुदा बात थी कि इसके लिए उसे पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा था। पुलिस वालों को नोटों की गड्डियों से तोल दिया था। इस बार भी अभी कुछ केस उस पर थे, ऐसे केस जो रफा दफा नहीं किया जा सकते थे। मीर सिंह को उन केसों की खास परवाह नहीं थी। पैसा खिलाकर लंबी लंबी तारीखें डलवा देता। वह जानता था कि केस जितना लंबा खिंचेगा उतना ही कमजोर होगा। आने वाले वक्त में गवाह सबूत खुद ही फीके पड़ जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर मीर सिंह चावला ऐशो आराम से जिंदगी बिता रहा था। अंधी दौलत थी उसके पास, दोनों हाथों से लुटाए तो तब भी खत्म नहीं होने वाली थी। शाम के 7 बज रहे थे। मीर सिंह अपने हवेली नुमा 2 मंजिला बंगले की छत पर सादी सी कमीज और पैंट में मौजूद था। टेरेस पर टेबल और 2 कुर्सियां थी। एक कुर्सी पर खुद बैठा था और दूसरी पर टांगे रखी हुई थी। दाईं तरफ एक हाथ की दूरी पर खूबसूरत टेबल मौजूद थी, जिस पर विदेशी विस्की की बोतल और काजू की भरी हुई प्लेट थी। विस्की का आधा भरा गिलास टेबल पर मौजूद था, जिसमें से उसने आज के दौर का पहला घूंट ही भरा था। फिर काजू मुंह में डालने के बाद सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा था। उसकी शांत निगाह आसमान में उस तरफ थी जहां सूर्य डूबा था। अब तो सूर्य डूबने का निशान यानी कि पश्चिम की लाली भी समाप्त हो चुकी थी। टेरेस खाली थी, कोई गनमैन या नौकर नहीं था। मीर सिंह शाम को पीते वक्त अकेले रहना पसंद करता था। ऐसे में उसे किसी तरह का शोर शराबा या किसी से मिलना बात करना पसंद नहीं था। गिलास से पुनः 2 घूंट भरे, तभी नीले कपड़े पहने एक नौकर छत पर नजर आया। मीर सिंह की निगाह उस पर जा टिकी। नौकर सतर्क किंतु आदर भाव से उसकी तरफ बढ़ा रहा था। मालिक, नौकर ने सिर झुकाकर कहा, अजीत साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बिजी हूँ, मीर सिंह चावला ने नापसंदगी वाले भाव से कहा। कल बात करेंगे। मालिक, वैसे ही खड़ा नौकर बोला, अजीत साहब ने कहा है कि आप मना करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार फिर कहूँ कि ज़रूरी काम है उनको। मीर सिंह चावला के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव उभरे। भेजो। जी। नौकर थोड़ा सा झुका और पलटकर चला गया। मीर सिंह ने टेबल से गिलास उठाकर खाली किया और काजू उठाकर मुंह में डाला। चंद पलों बाद ही टेरेस के सीढ़ियों वाले हिस्से पर अजीत नजर आया। अजीत मलिक। 45 वर्षीय अजीत मलिक की सारी उम्र अपराधों की दुनिया में ही बीती थी। वह खूंखार व्यक्तित्व का मालिक था और मीर सिंह को ऐसे लोग हमेशा पसंद आते थे। बरसों से अजीत मलिक मीर सिंह के बंगले का सिक्योरिटी का चीफ था। मीर सिंह उसके काम से हर तरफ से संतुष्ट था। अजीत तेज दिमाग का ऐसा खतरनाक इंसान था
कि कोई उसके सामने ठहर नहीं पाता था। उसकी पूरी कोशिश रहती कि मीर सिंह उसे बोझ महसूस न करे, और ऐसा वक्त आज तक नहीं आया था। मीर सिंह की तीखी निगाह उस पर टिक चुकी थी। अंधेरा हो रहा है। उसके पास पहुंचने पर मीर सिंह शांत स्वर में बोला, रोशनी कर दो। अजीत सिंह सिर हिलाकर फौरन पलटा और सीढ़ियों की तरफ ही बढ़ गया। सीढ़ियों वाले कमरे से एक स्विच ऑन करके बाहर निकला और मीर सिंह की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियों के पास लगी छोटी सी सर्च लाइट जैसी रोशनी ऑन हो चुकी थी। छत का काफी बड़ा हिस्सा रोशनी से चमक उठा था। वहां पर ऐसी 3 लाइटें और थी। सब ऑन हो जाए तो छत का जर्रा जर्रा नजर आने लगता। अजीत मलिक पास आकर ठिठका। मीर सिंह ने उससे लापरवाह होकर नया गिलास तैयार करके खून भरा। सर, अजीत मलिक मीर सिंह चावला से बोला, चमन लाल से आज एक आदमी मिला। कहाँ? मीर सिंह चावला ने काजू उठाकर मुंह में डाला। बस स्टॉप पर। जब चमन लाल घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था, चमन लाल उसकी कार में जा बैठा। उसने कार को 5-6 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। दोनों में करीब आधा घंटा बातें होती रही। फिर चमन लाल कार से बाहर निकल गया। उसने कार आगे बढ़ा दी। मीर सिंह चावला ने विस्की को घूरने के पश्चात तगड़ा खून भरा। चमन लाल से मिलने वाला कौन था? मैं उसे ज्यादा नहीं देख पाया। जितना देखा उससे तो नहीं लगता कि उसे पहले देख चुका हूँ। कुछ मौका मिला तो कैमरे से कार में बैठे ही बैठे उसकी तस्वीरें ली हैं। घंटे भर में तस्वीरों के प्रिंट। चमन लाल से मिलने वाला सुरेंद्र पाल होगा। मीर सिंह का स्वर सपाट था। सुरेंद्र पाल? अजीत मलिक सावधानी से खड़ा था। हाँ, सुरेंद्र पाल, जिसके बारे में चमन लाल ने मुझसे बात की थी। मीर सिंह ने हौले से सिर हिलाया। उसने आजकल में चमन लाल से मिलना ही था। मीर सिंह ने कुर्सी से पांव हटाए और सीधा बैठते हुए बोला, बैठो। अजीत मलिक आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। मीर सिंह ने घूंट भरा। एकाएक उसके चेहरे पर एक खतरनाक और सर्द मुस्कान उभरी। अजीत, मीर सिंह हौले से हंस पड़ा। वह जो भी है, अभी तो खुद को सुरेंद्र पाल कहता है। हर कीमत पर इस बंगले के भीतर घुसना चाहता है। तभी तो वह चमन लाल को उसकी 3 बेटियों की शादी के लिए और बुढ़ापे के लिए पैसा दे रहा है। इतना बड़ा खर्चा कोई खामखा नहीं करता। अजीत मलिक कुछ सतर्क सा नजर आने लगा। तो वह क्यों खर्चा कर? वह बेवकूफ नहीं है। मीर सिंह ने शांत हंसी से भरे भाव में कहा। बहुत समझदार है वह। लाखों का खर्चा वह बेकार में नहीं कर रहा। अजीत मलिक की प्रश्न भरी निगाह मीर सिंह के चेहरे पर टिकी रही। वह बहुत लंबी योजना के साथ बंगले में आ रहा है और उसके दोनों तरफ मौत ही है। अगर वह अपनी सोचों में कामयाब हो गया तो तब भी मौत, लेकिन कामयाब होगा नहीं, मरेगा। मेरे ही हाथों उसे मौत मिलेगी। आएगा जिंदा, लेकिन जाएगी उसकी लाश। कहते हुए मीर सिंह का लहजा खतरनाक हो गया और चेहरे पर मौत के सर्द भाव नाचने लगे थे। अजीत मलिक मीर सिंह को देखता रहा। वह, यानी कि वक्ती तौर पर हम उसे सुरेंद्र पाल ही कहेंगे, क्योंकि यकीनन यह नाम उसका असली नाम नहीं है। मीर सिंह ने घूंट भरकर कड़वे स्वर में कहा, बंगले पर 1 रुपए की डकैती करने आ रहा है। 1 रुपए की डकैती? अजीत की आंखें सिकुड़ी। मीर सिंह चावला मौत से भरी हंसी हंसा। हाँ, 1 रुपए की डकैती। इसके अलावा किसी के लिए बंगले में दिलचस्पी का सामान नहीं है। उस 1 रुपए के सिक्के के दोनों तरफ बात जाति तक पहुंचने का नक्शा बना है। बात जाति का खजाना कहाँ है, वहां तक पहुंचने का रास्ता नक्शे में बताया गया है। अजीत मलिक ने हौले से सिर हिलाया। सुरेंद्र पाल को मालूम है कि वह आसानी से बंगले के भीतर नहीं पहुंच सकता। ऐसे में वह बात जाति तक पहुंचने का नक्शा कैसे हासिल करेगा? मीर सिंह एक एक शब्द चबाकर बोला, लेकिन वह खासा हौसलेमंद इंसान है। बहुत आत्मविश्वास है सुरेंद्र पाल में। वह कैसे सर? बंगले के भीतर पहुंचने के लिए वह लाखों खर्च कर रहा है, जैसे कि उसे पूरा भरोसा हो कि बंगले में पहुंच गया तो उस 1 रुपए की डकैती सफलता से कर लेगा, उसे ले उड़ेगा। मीर सिंह की आवाज में खतरनाक भाव आ गए। उसने तगड़ा खून भरा। आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, जो आंखें मूंद कर जिंदगी और मौत का दांव खेल जाते हैं। सुरेंद्र पाल भी बहुत खतरनाक इंसान है। राह चलता दादा नहीं हो सकता। तो फिर कौन हो सकता है? अजीत मलिक का चेहरा कठोर हो गया। मालूम हो जाएगा कौन है, मीर सिंह ने सख्त आवाज में कहा। मैंने उसकी तस्वीरें ली हैं। प्रिंट आने वाले। अब नहीं, इस वक्त नहीं, मैं आराम कर रहा हूँ।
मीर सिंह ने एकाएक शांत स्वर में कहते हुए घूंट भरा, इस बारे में कल नाश्ते के बाद बात करना। जी। अजीत मलिक उठ खड़ा हुआ। मीर सिंह का इशारा पाकर अजीत मलिक वहां से चला गया। अजीत मलिक मीर सिंह चावला से अगले दिन नाश्ते के बाद मिला। जब मीर सिंह कॉफी के घूंट भरता हुआ सोचों में व्यस्त था। गुड मॉर्निंग सर, अजीत ने कहा। मीर सिंह ने उसे देखा, हौले से सिर हिलाया, फिर बोला, बैठो। अजीत मलिक आगे बढ़कर सोफा चेयर पर बैठ गया। सर, मैं आपको सुरेंद्र पाल की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ जो मैंने कल ली थी। कहते हुए अजीत मलिक ने हाथ में थाम रखे छोटे से लिफाफे में से तस्वीरें निकाल ली। मैंने कुछ दूर रहकर कार में बैठे बैठे तस्वीरें ली थी। यही वजह है कि तस्वीरें ज़्यादा साफ नहीं हैं, लेकिन काम चल सकता है। मीर सिंह ने हाथ आगे बढ़ाया। अजीत मलिक फौरन अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर तस्वीरें मीर सिंह को थमा दी। मीर सिंह एक एक करके तस्वीरें देखने लगा। एक तो तस्वीरें दूर से ली गई थी, दूसरे देवराज चौहान कार में बैठा था, इसलिए किसी भी तस्वीर में देवराज चौहान का चेहरा खास स्पष्ट नहीं था। अलबत्ता बगल में बैठे चमन लाल का चेहरा कई जगह स्पष्ट नजर आ रहा था। मीर सिंह ठिठका। एक तस्वीर पर उसकी निगाह टिक गई। इस तस्वीर में देवराज चौहान का चेहरा काफी हद तक स्पष्ट था। मीर सिंह उस तस्वीर को देखता रहा। निगाहें तस्वीर में नजर आ रहे देवराज चौहान के चेहरे पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे उसकी आंखें सिकुड़ने लगी, होठ अजीब सी शक्ल इख्तियार करने लगी। कौन है यह? मीर सिंह के होठ हिले। सुरेंद्र पाल ही होगा, जो चमन लाल को लालच देकर बंगले में नौकरी पाना चाहता है। अजीत मलिक ने सतर्कता भरे अंदाज में जवाब दिया। सुरेंद्र पाल? मीर सिंह चावला के होठों पर कड़वी मुस्कान फैल गई। नहीं, यह सुरेंद्र पाल नहीं है। तुमने कभी देवराज चौहान को देखा है? मीर सिंह की निगाह अजीत पर जा टिकी। देवराज चौहान? हाँ, डकैतियों का बादशाह देवराज चौहान। नहीं सर, उसका नाम तो बहुत सुना है, लेकिन मिल नहीं सका। सुना है बहुत खतरनाक है वह। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।